नमस्कार बच्चों, आप सभी का फार्मेकोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं मनोहर हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम फार्मेकोलॉजी को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और बहुत डिटेल के अंदर समझेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग बीमारियों के अंदर, अलग अलग सिस्टम की बीमारियों के अंदर किस प्रकार हम फार्मेकोलॉजी के द्वारा, मतलब दवाओं के द्वारा किस प्रकार से उन सभी बीमारियों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो इतने दिन आपने पढ़ा होगा कि बॉडी के अंदर अलग अलग जो सिस्टम है उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में पढ़ा होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं उनको मैनेज किस प्रकार से किया जाएगा। अब मैनेज किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि हमने देखा है मेडिकल मैनेजमेंट या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट, अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट होते हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेडिकल मैनेजमेंट, और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है आपका मेडिसिन से किस प्रकार से आप किसी मरीज़ का इलाज करोगे, और मेडिसिन से जो इलाज करने की जो प्रक्रिया है वो आएगी आपकी फार्मेकोलॉजी के अंदर। बहुत डिटेल के अंदर हम समझेंगे कि अलग अलग सिस्टम की जब बीमारियां होती है तो किस प्रकार से मेडिसिन के द्वारा उन जो मरीजों हैं उनका इलाज किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फार्मेकोलॉजी। पहला चैप्टर है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, जैसे फार्मेकोलॉजी जो है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ड्रग क्या चीज़ है, मतलब दवा क्या है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो इतनी सारी जो दवाइयाँ आ रही है उनके सोर्सेज कहाँ है, कहाँ से वो दवाइयाँ ओरिजिन होती है, कहाँ से उन दवाइयों को बनाया जाता है, उनको हम बोलेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। उसके बाद में आता है ड्रग नोमेनक्लेचर, मतलब जो दवाइयाँ आपने बनाई है, जो दवाइयाँ फार्मा कंपनियों ने बनाई है उनका नामकरण कैसे होगा, उनका नाम डिसाइड कैसे होगा। और उसके बाद में आता है ड्रग कंपेडिया या फिर फार्मेकोपिया, जो इतनी दवाइयाँ बनी है, जो इनको अलग अलग नाम दिया है, उनका कंट्रोलिंग बॉडी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगी, उनको लीगली अप्रूवल कौन देने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जो है ड्रग कंपेडिया या फार्मेकोपिया में आती है। तो इस क्लास के अंदर हम ये सारे टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो टर्म है आपकी फार्मेकोलॉजी वो बनी है दो वर्ड से, और वो दो वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसमें पहला है आपका फार्माकोन, और फार्माकोन का मतलब है ड्रग। और जो सेकंड वर्ड है आपका वो है लोगोस, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ या फिर नॉलेज ऑफ। तो फार्मेकोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से बनी हुई है, जिसका पहला वर्ड है फार्माकोन और दूसरा वर्ड है लोगोस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ या फिर नॉलेज ऑफ। तो ये है टर्म फार्मेकोलॉजी। उसके बाद में आता है कि फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी है वो कहा जाता है ओसवाल्ड स्किमेडीबर्ग को। ओसवाल्ड जो स्किमेडीबर्ग है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ फार्मेकोलॉजी। तो डेफिनेशन ऑफ फार्मेकोलॉजी क्या है कि एक ऐसा साइंस ऑफ ड्रग्स, साइंस ऑफ ड्रग्स which deals with interaction of biologically active molecules within living system। फार्मेकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ ड्रग्स which deal with interaction of biologically active substances या molecules within living system। फार्मेकोलॉजी क्या है, ड्रग्स का साइंस है, जिसके अंदर क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस किसी बॉडी के साथ में क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं, किसी लिविंग सिस्टम के साथ में जब बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस देते हैं, दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, उसको हम बोल रहे हैं फार्मेकोलॉजी। समझ में आया फार्मेकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ ड्रग विच डील विथ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स
और ड्रग के बीच में दोनों का क्या है, इंटरेक्शन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फार्मेकोलॉजी। अब इसका आता है डिवीज़न ऑफ फार्मेकोलॉजी, कि फार्मेकोलॉजी को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो आता है फार्मेको डायनेमिक्स। हमने देखा फार्मेकोलॉजी क्या है, एक बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस और लिविंग सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको हम बोल रहे हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी को अब दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। पहला जो है वो है फार्मेको डायनेमिक्स। फार्मेको डायनेमिक्स का मतलब क्या है कि व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, मतलब ड्रग जो है बॉडी के साथ में क्या कर रही है उसको हम बोल रहे हैं फार्मेको डायनेमिक्स। तो जैसे ड्रग बॉडी के साथ में क्या कर रही है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम, बाइंडिंग ऑफ मॉर्फिन टू ओपियोइड रिसेप्टर। मतलब जब मॉर्फिन है वो बॉडी के अंदर ओपियोइड जो रिसेप्टर है वहाँ पे जाके बाइंड हो रही है। बाइंड कौन हो रही है, मॉर्फिन हो रही है। और मॉर्फिन क्या है, ड्रग है। तो ड्रग बॉडी के साथ में क्या कर रही है, बाइंड हो रही है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, फार्मेको डायनेमिक्स। व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, मतलब डी डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब यहाँ पे डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। और पावर किसकी है यहाँ पे, ड्रग की देखी जा रही है। और ड्रग क्या कर रही है यहाँ पे, रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रही है। इसको हम बोल रहे हैं फार्मेको डायनेमिक्स। डी से ड्रग याद रख लेना कि ड्रग जो है वो बॉडी के साथ में क्या कर रही है, वो है फार्मेको डायनेमिक्स। ड्रग क्या कर रही है, किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं फार्मेको डायनेमिक्स। उसके बाद में दूसरा जो डिवीज़न है उसको अपन बोलते हैं फार्मेको काइनेटिक्स। तो पहला अपन ने देखा कि ड्रग बॉडी के साथ में क्या कर रही है, उसको हम बोल रहे हैं फार्मेको डायनेमिक्स। सेकंड आता है फार्मेको काइनेटिक्स। फार्मेको काइनेटिक्स में क्या हो रहा है कि व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, मतलब बॉडी यहाँ पे ड्रग के साथ में क्या कर रही है, बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर सकती है। जैसे ही आपने एक दवा ली, बॉडी क्या करेगी उसको, जैसे आपने ओरली लिया, इंजेस्ट करा, आपके पेट में गई, वहाँ से क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, उस दवा को एब्जॉर्प्शन कर लेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। वो कहाँ जाएगी वो दवा, वो जाएगी आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर या फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब कहाँ कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर या फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, ये बॉडी का काम हुआ। अब दूसरा काम क्या करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे दवा को एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कर रही है, साइट ऑफ एक्शन पे। जैसे आपने दवा ली, एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब करके बॉडी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कहाँ, उसका साइट ऑफ एक्शन पे, जहाँ वो क्या करे, वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाए, जहाँ पे ड्रग अपना काम शुरू कर सके। उस रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए पहले आपको क्या करना है, उस ड्रग को वहाँ तक पहुँचाना है। कहाँ तक, उसकी साइट ऑफ एक्शन तक। और वो काम है बॉडी का, वो ड्रग का काम नहीं है। ड्रग बाद में काम शुरू करेगी, जब वो वहाँ पे पहुँचेगी, उस रिसेप्टर पे पहुँचेगी, तब वो बॉडी अपना काम, तब वो ड्रग अपना काम शुरू करेगी। यहाँ पे बॉडी का काम है उसको साइट ऑफ एक्शन तक लेके जाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, तीसरा आता है उसको मेटाबोलाइज करना, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होगा, जैसे ही ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, अपना काम साइट ऑफ एक्शन पे करती है, उसके बाद में उस बॉडी को, उस ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने की ज़रूरत है। उसको एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकालने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आयोनाइज्ड करना पड़ेगा। क्योंकि अनआयोनाइज्ड जो है
एक्सक्रीट नहीं होती है। अनआयोनाइज्ड ड्रग जो है वो एक्सक्रीट नहीं होती है, वो केवल एब्जॉर्ब हो सकती है। लेकिन आपको जब उसको एक्सक्रीट आउट करना है तो उससे पहले मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। वो मेटाबोलाइज कैसे होगी? वो आयोनाइज्ड होके, वो टुकड़ों में बट के उसके बाद में एक्सक्रीट आउट होगी। तो यहाँ पे आयोनाइज्ड करने का, टुकड़ों में बांटने का काम किसका है? वो बॉडी का है। बॉडी कैसे करेगी? उसको मेटाबोलाइज करके करेगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दवा ली और आपकी बॉडी के अंदर हमेशा के लिए जमा हो गई, ऐसा नहीं होता है। बॉडी क्या करेगी? उसको एक्सक्रीट आउट करेगी। जैसे ही उसका काम फिनिश हुआ, बॉडी उसको बाहर निकाल देगी शरीर से। कैसे बाहर निकालेगी? एक्सक्रीशन के द्वारा, एलिमिनेशन के द्वारा एलिमिनेट कर देगी, बाहर निकाल देगी। जो भी दवा मेटाबोलाइज हुई है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी। ठीक है, यूरिन के द्वारा वो क्या करी जाएगी? एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो पहली जो डिवीज़न बताई थी वो मैंने आपको बताई थी फार्मेको डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या हो रहा है? ड्रग का एक्शन है, ड्रग की पावर देखने को मिल रही है। ड्रग क्या कर रही है? उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रही है जहाँ पे उसको एक्शन करना है। उसके बाद में आता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या है? बॉडी का क्या काम है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, दैट इज़ कॉल्ड फार्मेकोकाइनेटिक्स। क्या कर रही है बॉडी? जैसे ही आपने दवा ली उसको एब्जॉर्ब कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर जा रही है। उसके बाद में वो क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद में क्या होगा? उसका मेटाबॉलिज्म होगा ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके, एक्सक्रीशन हो सके उसका। इसलिए जो है वो बॉडी ये सारे काम करती है ताकि एक ड्रग अपनी जो पूरी कंप्लीट है प्रोसेस वो कर पाए। तो ये था आपका 2 डिवीज़न ऑफ फार्मेकोलॉजी। उसके बाद में आता है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि फार्मेकोकाइनेटिक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर सभी चीज़ें आती है, एक चीज़ नहीं आती है। क्या नहीं आती है? एक टर्म याद कर सकते हैं हम, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इस शॉर्ट फॉर्म के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? फार्मेकोकाइनेटिक्स को याद कर सकते हैं। जैसे कि एब्जॉर्प्शन, ए से आ गया आपका एब्जॉर्प्शन, डी से आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में एम से आ गया आपका मेटाबॉलिज्म एंड ई से आ गया आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद होगी ADME। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर सभी चीज़ें आती है, एक नहीं आती है। सभी चीज़ें क्या आती है? आपको पता है, एब्जॉर्प्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है, एक्सक्रीशन आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है? सारी चीज़ें आती है, एक नहीं आती है। सारी चीज़ें क्या आती है? डिस्ट्रीब्यूशन आता है, बिल्कुल सही आता है। मेटाबॉलिज्म आता है। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको कहीं दिखाई नहीं दिया। एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन आता है। यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा है, इसका मतलब क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं आता है। और यही सवाल पूछा है कि एक्सेप्शन कौन सा है? इसमें सी एक्सेप्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका काम है? यहाँ पे ड्रग का काम है। ड्रग की जो पावर है, ड्रग का जो एक्शन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोल रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं कि फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या चीज़ होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं कि ड्रग क्या चीज़ होती है। हमने पढ़ा कि एक दवा बॉडी के अंदर जा रही है, बॉडी एक्शन कर रही है, दवा एक्शन कर रही है, लेकिन दवा एक्चुअल में है क्या चीज़? तो दवा क्या है? एक ऐसा एनी केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इन लिविंग सिस्टम। तो ड्रग क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल जो क्या कर रहा है? बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स पैदा कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ड्रग बोल रहे हैं। अब आप बोलेंगे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स तो जो है, अब जब आप खाना खाओगे तब भी आपकी बायोलॉजी रेस्पॉन्स कर रही है, उसका भी तो एब्जॉर्प्शन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मेटाबॉलिज्म कर रही है, उसको एक्सक्रीट आउट कर रही है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेडिसिन के बारे में, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ड्रग्स के बारे में। और ड्रग्स के केमिकल मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, यहाँ पे ट्रीटमेंट वाले पर्पज़ के लिए हम क्या बात कर रहे हैं? ड्रग्स की बात कर रहे हैं। अब ड्रग्स के बारे में एक और चीज़ आपने सुनी होगी कि इलिसिट पर्पज़ के लिए, कई बार जो है वो आपने सुना होगा कि किसी ने ड्रग्स लिए या ड्रग्स का जो है तस्करी होता है, या ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा।
वो ड्रग्स जो है इलिसिट पर्पज़ के लिए ड्रग्स इंटेंशनली शुरू में नहीं बनाई थी, लेकिन ड्रग्स का जब ओवर यूज होता है, ड्रग्स का जब सही तरीके से यूज नहीं होता है, ड्रग्स का जब मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जब यूज़ नहीं होता है, तो वो जो है वो इलिसिट पर्पज़ होता है। उसके बारे में यहाँ पे ड्रग्स के बारे में नहीं बोला गया है। ड्रग्स यहाँ पे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए, मरीज़ की हेल्थ में सुधार के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती है उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि ऐसा एक केमिकल मॉलिक्यूल जो क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्रग बोल रहे हैं। समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ कि फार्मेकोलॉजी का रिलेवेंस क्या है। हम सभी को फार्मेकोलॉजी का पढ़ने का क्या रिलेवेंस है, क्यों रिलेवेंट है इतनी? रिलेवेंट इसलिए है ताकि हम क्या कर सकें, पेशेंट्स की हेल्थ के अंदर सुधार कर सकें और ड्रग्स का जो है वो सही तरीके से प्रॉपर यूज़ कर सकें। तो इसमें क्या है, प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिसिनल पर्पजेज। मतलब सही तरीके से प्रॉपरली हम ड्रग्स को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, उसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं। जैसे आपने मरीज़ के बारे में आपने पूरी हिस्ट्री ले ली, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, उसकी इलनेस को भी डायग्नोसिस कर लिया, लेकिन लास्ट में आपको क्या देना है, उसको दवा देनी है, उसको मेडिसिन देनी है, और उस मेडिसिन के बारे में आपको पूरा तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि ये किन तरीक़ों में यूज आती है, किन तरीक़ों में यूज नहीं आती है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर मरीज़ ज़्यादा दवा ले लेता है तो क्या इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें जो ड्रग से संबंधित है वो हम फार्मेकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। और वो इसीलिए ज़रूरी है, इसीलिए रिलेवेंट है कि मरीज़ के अंदर जो है वो आप एक सही तरीके से किसी दवा का उपयोग कर सकें, ड्रग का उपयोग कर सकें। दैट्स वाई वी लर्न फार्मेकोलॉजी। तो ये था ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है और फार्मेकोलॉजी क्यों रिलेवेंट है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जितनी भी दवाइयाँ आप देखते हैं, जितनी भी दवाइयाँ आप किसी केमिस्ट शॉप पे देखते हैं, किसी फार्मेसी कंपनी के अंदर देखते हैं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, वहाँ पे वो दवाइयाँ आती कहाँ से हैं, और उनको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स मतलब दवाइयाँ कहाँ कहाँ से अपने को मिल सकती है। जैसे पहला सोर्स देखते हैं हम, प्लांट्स। प्लांट्स से हम दवाइयाँ ले सकते हैं, और प्लांट्स को बोला जाता है ओल्डेस्ट सोर्स, मतलब सबसे पुराने सोर्सेज हैं। जब दवाइयाँ हमने बनाना स्टार्ट किया, जब दवाइयाँ हमने लेना शुरू किया नेचर से, तो सबसे पुराने जो सोर्स है, सबसे पुरानी जो चीज़ें हैं वो हमें मिली है पेड़ पौधों से। सबसे पहले पेड़ पौधों से ही दवाइयाँ बनाई जाती थी, इसीलिए हम इनको ओल्डेस्ट सोर्स जो है वो बोलते हैं। तो ये क्या है, प्लांट्स के अंदर क्या होती है, पोटेंट एक्टिव होते हैं ये। इनके अंदर क्या है, हाई लेवल की एक्टिविटी की पोटेंसी होती है, जो क्या कर सकती है, एक मरीज़ का, एक किसी भी जो बीमारी है उसका इलाज कर सकती है। जैसे इसके अंदर अलग अलग टाइप के जो है, अलग अलग टाइप के जो चीज़ें हैं वो हम इन जो ये जो प्लांट्स हैं इनसे क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला आता है आपका एल्केलॉइड। एल्केलॉइड क्या होते हैं, एल्केलॉइड होते हैं एल्केलाइन, एल्केलाइन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज। एल्केलाइन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे कि कौन से होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन हो सकता है, या फिर निकोटीन हो सकता है, एट्रोपिन हो सकता है। ये कहाँ से मिल रही है हमें, प्लांट से मिल रही है। और प्लांट्स के अंदर ये क्या है, एल्केलाइन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज होते हैं या फिर बेसेज होते हैं। जब आप आगे फार्मेकोकाइनेटिक्स और ये डायनेमिक्स जब डिटेल में पढ़ोगे
तब आपको समझ में आएगा कि बेसिज और एसिड्स का किस प्रकार से कहाँ कहाँ बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। अभी यहाँ हम पढ़ रहे हैं एल्केलॉइड्स के बारे में, जो प्लांट्स हैं हमें प्राप्त होते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं जिनसे। एल्केलॉइड्स के अंदर क्या है, एल्केलॉइड्स के अंदर पोटेंट एक्टिविटी होती है, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, निकोटीन हो गया, एट्रोपिन हो गया। ये सब हमें कहाँ से मिल रही है, ये प्लांट से मिल रही है। उसके बाद में जो सेकंड जो प्लांट का सोर्स है वो है आपका ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल लिंक्ड विथ नॉन शुगर मॉलिक्यूल और नॉन शुगर मॉलिक्यूल एक बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, प्लांट से मिलते हैं। होते क्या है एक ग्लाइकोसाइड, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है, दोनों बीच में से जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। और ये ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, ये हम दवाओं के तौर में यूज लेते हैं, जैसे कि डिजोक्सिन या फिर डिजिटेलिस। ये क्या है, ये है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, जैसे कि डिजोक्सिन और डिजिटेलिस। इनको क्या कर रहे हैं हम, दवाओं के तौर पे यूज ले रहे हैं। तीसरा सोर्स जो हमें प्लांट से मिल रहा है वो है ऑयल्स। ऑयल्स क्या होते हैं, विस्कस लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल या फिर क्लोव ऑयल। तो प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, प्लांट से हमें एल्केलॉइड्स मिल रहे हैं, प्लांट से हमें ग्लाइकोसाइड्स मिल रहे हैं, प्लांट से हमें ऑयल्स मिल रहे हैं। ऑयल्स के अंदर जैसे कि कैस्टर ऑयल हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ये हमें क्या कर रहे हैं, दवाओं के तौर में हम यूज़ में ले रहे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट सोर्स है प्लांट्स के बाद में वो आता है आपका एनिमल्स। एनिमल से भी हम क्या कर रहे हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। अब जैसे एनिमल से क्या हम ले रहे हैं, जैसे कि इंसुलिन ले रहे हैं। इंसुलिन क्या कहाँ से ले रहे हैं, पेनक्रियाज से ले रहे हैं। किसकी पेनक्रियाज से ले रहे हैं, एनिमल की पेनक्रियाज से ले रहे हैं। उसके बाद में जैसे कि हिपेरिन है, हिपेरिन हम कहाँ से ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं। एनिमल की क्या, इंटेस्टाइन से ले रहे हैं। उसके बाद में जैसे कि विनोम है, विनोम कहाँ से ले रहे हैं, स्नेक विनोम से ले रहे हैं। जैसे स्नेक का जो वेनोम है वो है टॉक्सिक होता है, लेकिन जब उसको आपको एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर किसी भी एनिमल के अंदर इंजेक्ट करते हो तो उससे क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं, और उनसे हम क्या बना सकते हैं, एंटी विनोम जो है वो बना सकते हैं। ऐसे ही जैसे थायरोक्सिन है, वो भी क्या है, थायराइड ग्लैंड से, एनिमल्स की जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ से हम ले सकते हैं। तो ये दूसरा सोर्स आता है आपका प्लांट्स के बाद में जो है एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जैसे कि एनिमल के इंटेस्टाइन से क्या ले रहे हैं हम, हिपेरिन ले रहे हैं। एनिमल की पेनक्रियाज से क्या निकल रहे हैं हम, इंसुलिन ले रहे हैं। स्नेक विनोम से क्या ले रहे हैं, एंटी विनोम बना रहे हैं। उसके बाद में थायरोक्सिन जो आप एनिमल्स की थायराइड ग्लैंड से ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम एनिमल्स से, जो जानवर है, जो जीव जंतु है, उनसे भी हम दवाइयाँ बना सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरे सोर्स आते हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या बना रहे हैं, जैसे कि वैक्सीन बना रहे हैं, लाइव बना रहे हैं, किल्ड बना रहे हैं। ये दवाइयाँ कहाँ से बन रही है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं। जैसे कि लाइव वैक्सीन, कई वैक्सीन ऐसे होते हैं जो कि लाइव होते हैं। लाइव के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इतना कमज़ोर बना दिया है कि वो डिजीज़ पैदा नहीं कर सकता। इतना कमज़ोर बना के उसको क्या है, अगर बॉडी के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगा, बॉडी आपकी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, बीमार नहीं होगी, क्योंकि इतनी डोज है नहीं उसकी, कमज़ोर करके बनाया गया है उसको। और कमज़ोर अवस्था के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बीमारी नहीं पैदा कर पा रहा है। इसके लिए हमने क्या बनाया, वैक्सीन बनाया। और वो वैक्सीन कहाँ से आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद में हमने बनाया जैसे किल्ड वैक्सीन। कई बैक्टीरिया या कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं
जो कमज़ोर बनाने के बाद में कमज़ोर अवस्था के अंदर भी क्या कर सकते हैं, डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने क्या बनाया है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके एक वैक्सीन बनाया है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, किल्ड वैक्सीन। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जैसे कि पेनिसिलिन है, ये दवाई भी हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मैं आपको जो बेसिक इंपॉर्टेंट और जो कॉमनली यूज जो ड्रग्स है उनके एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार हम दवाइयाँ बना सकते हैं। उसके बाद में चौथा जो सोर्स है वो है मिनरल्स। मिनरल्स भी क्या रखते हैं, पोटेंसी रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, केमिकल मोलिक्यूल अपने अंदर रखते हैं, जो क्या कर सकते हैं, ड्रग के काम आ सकते हैं। मिनरल्स के अंदर जैसे कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सारी दवाइयाँ जो है, ये सारे जैसे कि आयोडीन है, ये सारी चीज़ें जो है हम क्या कर रहे हैं, मिनरल से बना रहे हैं। ये दवाइयाँ मिनरल से एक्सट्रैक्ट करके हम यूज में लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो सोर्स है, और कहाँ से हम दवाइयाँ बना सकते हैं, सिंथेटिक सोर्सेज या फिर सिंथेटिक ड्रग्स। अब ये क्या है, ये बनाई जाती है लैब के अंदर, क्रिएटेड इन लैब, और ये मैन्युफैक्चर की जाती है एनी क्वांटिटी के अंदर। जब आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कोई दवा बनानी हो, बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर बनानी हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिंथेसाइज करना पड़ेगा। सिंथेसाइज कहाँ करना पड़ेगा, लैब के अंदर करना पड़ेगा। अब कुछ दवाइयाँ नेचुरली आपको मिलती नहीं है, कुछ एंटीबायोटिक आपको जो है नेचर के अंदर नहीं मिलेगी, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, या तो सेमी सिंथेसाइज करना पड़ेगा या टोटली सिंथेसाइज करना पड़ेगा। जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन्स है, फ्लोरोक्विनोलोन, इनको क्या करा जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, और इनको बोला जाता है सिंथेटिक ड्रग्स। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम क्या करते हैं, लेब्स के अंदर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होती है, इसलिए हम लेब्स के अंदर भी जो है वो दवाइयाँ बना सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो सोर्स आता है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी मिलके क्या बनाती है, एक नई टर्म बनाती है जिसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और इसके द्वारा भी हम क्या बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। जैसे कि दो डिफरेंट जो डीएनए है उनको किसी बॉडी के अंदर डाला जाएगा, किसी सिस्टम के अंदर डाला जाएगा, और वो क्या बनाएगा, उसके खिलाफ एक प्रोटीन बनाएगा, और उस प्रोटीन को हम क्या कर रहे हैं, ड्रग के तौर पे काम में लिया जाता है। जैसे अलग अलग टाइप के जो डीएनए है उनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिस्टम के अंदर डाल के एक नई चीज़ बना रहे हैं, एक नया प्रोटीन बना रहे हैं। वो कैसे बन रहा है, वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बन रहा है। मतलब जैसे कि आपको नॉर्मल जो ह्यूमन इंसुलिन है, रेगुलर इंसुलिन है, जैसे मान लो आपने एनिमल से बना लिया, लेकिन आपको बहुत सारे तरीके के इंसुलिन बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी ज़्यादा अमाउंट के अंदर बनानी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। कि यहाँ पे आप बायोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हो और साथ में टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हो, दोनों चीज़ों को मिला के जब आप करते हो तब उसको क्या बना रहे हो, आप बायोटेक्नोलॉजिकली बना रहे हो। जैसे कि आपका इंसुलिन हो गया, इंसुलिन क्या करते हैं आप, बायोटेक्नोलॉजी से बनाते हैं। उसके अलावा जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन हो गया या फिर ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये सब आप कैसे बना रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। तो ये दवाइयाँ कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है। प्लांट से क्या मिल रहे हैं, एल्केलॉइड मिल रहे हैं, ग्लाइकोसाइड मिल रहे हैं, ऑयल मिल रहे हैं। उसके बाद में आपने देखा कि प्लांट्स के बाद में एनिमल्स से मिल रहे हैं। जैसे कि एनिमल्स की किसी थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन ले लिया, जैसे कि किसी इंटेस्टाइन से आपने क्या ले लिया, इंटेस्टाइन से आपने ले लिया हिपेरिन। उसके अलावा जैसे आपने पेनक्रियास से क्या निकाला, आपने इंसुलिन, या फिर स्नेक विनोम से क्या बनाया आपने, एंटीविनोम। ये क्या था, ये आपने लिया एनिमल्स हैं। उसके बाद में देखा कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दवाइयाँ निकाली। कैसे निकाली, वैक्सीन्स के थ्रू, जैसे कि लाइव वैक्सीन बनाया, किल्ड वैक्सीन बनाया, पेनिसिलिन जैसी दवाइयाँ बनाई। उसके बाद में आपने देखा कि मिनरल्स हैं, जैसे कि जिंक हो गया, आयोडीन हो गई, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये दवाइयाँ कहाँ से मिल रही है आपको, मिनरल से मिल रही है। उसके बाद में आपने सिंथेसाइज़ किया। कैसे सिंथेसाइज़ किया, लैब के अंदर बनाया। क्यों बनाया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपको दवा चाहिए थी,
उसके बाद में आपने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी से बनाया, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों मिक्स करके आप क्या बना रहे हैं, दवा बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, जैसे कि दो अलग अलग तरह के डीएनए मिला के एक बॉडी के अंदर डाले तो एक नया प्रोटीन बना, और उस प्रोटीन को क्या कर रहे हैं हम दवा के तौर में यूज में लेते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी से बना। जैसे कि इंसुलिन बना, इरिथ्रोपोइटिन बना, ग्रोथ हार्मोन बना, ये सारे सोर्सेज अलग अलग तरीके से हमने क्या है दवाइयों को एक जगह पे ले आए। तो ये जो सारे हैं वो है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका ड्रग नोमेनक्लेचर। इतनी सारी दवाइयाँ इतने सारे सोर्सेज से लेने के बाद में आप इनका नाम कैसे निकालोगे, नामकरण कैसे करोगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ड्रग नोमेनक्लेचर। ड्रग नोमेनक्लेचर जैसे कि अलग अलग तरीके से आपको दवाइयों को नाम देना है। अब पहला नाम है जैसे कि केमिकल नेम, केमिकली नाम दे दिया। केमिकली कैसे दिया, जैसे कि आपने केमिकल कंपोजिशन है ड्रग का, केमिकल कंपोजिशन जो है उसी को आपने क्या कर दिया, दवा का नाम दे दिया। जैसे कि प्रोपेनोलोल, प्रोपेनोलोल कैसे बनाई आपने, नाम दे दिया आपने प्रोपेन टू ओल, ये है इसका केमिकल कंपोजिशन। कैसे नाम दिया, प्रोपेनोलोल बना दिया। लेकिन ये प्रेस्क्रिप्शन के लिए सूटेबल नहीं है। प्रेस्क्रिप्शन के लिए सूटेबल ये नहीं है। जैसे एक मरीज़ को एक दवा लेनी है और डॉक्टर उसका केमिकल कंपोजिशन लिख रहा है, तो केमिकल कंपोजिशन इतने टफ हो सकते हैं, कई बार इतना बड़ा केमिकल कंपोजिशन हो सकता है कि डॉक्टर के लिए ना तो उसके पास में इतना टाइम है, ना पेशेंट उस दवा को समझ सकता है, ना फार्मासिस्ट उस दवा को समझ सकता है, और समझ भी पाए तो ये जो है वो पेशेंट के लिए लेना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा नहीं। इसीलिए हम ज़्यादातर केमिकली जो है किसी दवा का नाम यूज नहीं करते हैं। कुछ ही दवाइयाँ हैं जिनको हम केमिकल नेम के नाम से जानते हैं, जैसे कि प्रोपेनोलोल हो गई। उसके बाद में क्या तरीका हो सकता है, केमिकल नाम के अलावा क्या तरीका हो सकता है जिसके द्वारा हम क्या दे सकते हैं, दवाई को नाम दे सकते हैं। उसके बाद में एक सेकंड तरीका का नाम आता है, एक दूसरा तरीके का नाम है जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम। मतलब प्रोप्राइटरी कौन, मैन्युफैक्चरर कंपनी, फार्मा कंपनी यहाँ पे वो दवाई का नाम डिसाइड नहीं कर रही है। उसके अलावा एक दूसरा नाम है, उसको हम बोलते हैं जेनरिक नेम। तो नॉन प्रोप्राइटरी जो नेम है उसको हम बोल सकते हैं जेनरिक नेम। जैसे कि इसमें क्या होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो जेनरिक नेम है। जैसे एम्लोडिपिन हो गई या फिर आपकी पैरासीटामोल हो गई। पैरासीटामोल क्या है, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है और ये ग्लोबली इसी नाम से जानी जाएगी। जैसे पैरासीटामोल एक दवा है, वो ग्लोबली आपको इसी नाम से मिलेगी, पैरासीटामोल के नाम से ही मिलेगी, क्योंकि उसका जेनरिक नेम है, किसी प्रोप्राइटर ने उसका नाम डिसाइड नहीं किया है। तो ये क्या हो गया, उसका जेनरिक नाम हो गया। ये ज़्यादा आसान है और ये ज़्यादा सस्ता भी है। सस्ता कैसे है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे तीसरा नाम एक निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी नेम या फिर ट्रेड नेम या फिर ब्रांड नेम। प्रोप्राइटरी नेम क्या हो सकता है, जो मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर रहा है। मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर रहा है। प्रोप्राइटरी नेम क्या है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर रहा है, उसका ट्रेड डिसाइड कर रहा है, उसका ब्रांड, उस कंपनी का ब्रांड का नाम क्या है वो खुद अपना नाम डिसाइड करेगी। जैसे कि एक दवा का नाम ले सकते हैं एम्लोडिपिन, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरर खुद डिसाइड करेगा। जैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरर है वो अलग अलग नाम डिसाइड कर दिया। जैसे कि आपको मिल गया
एमलो, ये एमलो नाम से मिल सकती है, या फिर एमलोवास नाम से मिल सकती है, एम कार्ड नाम से मिल सकती है, एमलो कार्ड नाम से मिल सकती है। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जितनी अलग अलग कंपनियां हैं वो अपना नाम खुद डिसाइड कर सकती है। अब ये वाली जो दवा है वो आपको मिलेगी महंगी, मतलब ये ज़्यादा कॉस्टली होगी। कॉस्टली क्यों होगी? क्योंकि इस पे जो ब्रांड है, जो ट्रेड है, वो सेल्स के लिए पैसा खर्च कर रहा है, जबकि जेनरिक वाले के साथ में ऐसा नहीं था। वो नॉन प्रोप्राइटरी नाम था, यहाँ पे प्रोप्राइटरी नाम है। उस कंपनी ने उस नाम को बनाने के लिए क्या करा है, पैसा खर्च करा है। इसलिए ये वाली जो दवा है, ये जो ब्रांड नेम वाली दवा है या ट्रेड नेम वाली दवा है या प्रोप्राइटरी के नाम पे जो दवा मिल रही है वो ज़्यादा आपको महंगी मिलती है। तो ये 3 प्रकार से हम दवा को क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। पहला नाम था आपका केमिकल नेम, केमिकल कंपोजिशन बताया था। इसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, प्रेस्क्रिप्शन के लिए हम ज़्यादा यूज में नहीं लेते। उसके बाद में दूसरा आपको बताया था नॉन प्रोप्राइटरी नेम, जो ग्लोबली आपको इसी नाम से दवा मिलती है, जैसे कि जेनरिक नाम हो गया पैरासीटामोल। उसके बाद में तीसरा मैंने आपको बताया जैसे प्रोप्राइटरी नेम, ट्रेड नेम या फिर ब्रांड नेम। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? उसका मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि एम्लोडिपिन आपका एग्जाम्पल आ गया। एम्लोडिपिन बहुत सारे नाम से आ सकती है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, दवा के बारे में बता दिया, दवा कहाँ से आ रही है, सोर्सेज के बारे में बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में उसका नाम कैसे हुआ, अब इनका रेगुलेशन कैसे होगा, उसको हम बोल रहे हैं ड्रग कंपेंडिया। ड्रग कंपेंडिया क्या है? ऑफिशियल रेफरेंस बुक है। मेडिसिन्स के बारे में ऑफिशियल रेफरेंस जो बुक है उनको हम बोलते हैं ड्रग कंपेंडिया। जैसे कि पहला है फार्मेकोपिया। फार्मेकोपिया क्या है? फार्मेकोपिया है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उस दवा की प्योरिटी, उस दवा की डोजेज, उस दवा का स्टोरेज, इसकी डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या देता है? फार्मेकोपिया देता है। ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट अप्रूव करती है और लीगल होता है। तो फार्मेकोपिया क्या चीज़ है? फार्मेकोपिया क्या चीज़ है? क्वालिटी स्टैंडर्ड, किसी भी दवा की प्योरिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी स्टोरेज की किस तापमान में, कितने डिग्री तापमान में, किस कंडीशंस में इसको स्टोरेज किया जाना चाहिए, कितनी उसकी डोज होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है और जो लीगली वैलिड है, वो सारी चीज़ें जो है वो क्या है? वो फार्मेकोपिया में बताई गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा एक दवा के नाम के पीछे लिखा हुआ है पैरासीटामोल IP, और इस IP का मतलब है इंडियन फार्मेकोपिया। तो इंडियन फार्मेकोपिया है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, उसकी प्योरिटी, उसकी डोजेज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंडियन फार्मेकोपिया द्वारा रेगुलेटेड है। उसके बाद में जो सेकंड आता है, जैसे कि आपने देखा होगा पैरासीटामोल या किसी भी दवा के लास्ट में BP लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है ब्रिटिश फार्मेकोपिया। उसके अलावा आपने देखा होगा USP लिखा हुआ है, जिसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स फार्मेकोपिया। तो इस प्रकार क्या है? फार्मेकोपिया है। फार्मेकोपिया क्या है? किसी भी दवा की क्वालिटी के बारे में, स्टोरेज के बारे में, प्योरिटी के बारे में, ये सारी चीज़ों का एक जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड जो बुक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो वैलिड बुक है, उसको हम बोल रहे हैं फार्मेकोपिया। अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग हो सकती है, जैसे कि इंडिया की इंडियन फार्मेकोपिया है, ब्रिटिश की ब्रिटिश फार्मेकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट्स की यूनाइटेड स्टेट्स फार्मेकोपिया है। इस प्रकार से अलग अलग रेफरेंस बुक है हो सकती है किसी भी दवा के बारे में। ठीक है, इस प्रकार क्या है इनका रेगुलेशन, और भी बहुत सारी क्वालिटी और इन चीज़ों के बारे में इनका जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं ड्रग कंपेडिया के अंदर फार्मेकोपिया से। एक दूसरा टाइप का जो ड्रग कंपेडिया है उसको हम बोल सकते हैं फॉर्मुलेरिस। फॉर्मुलेरिस क्या है? उसके अंदर जो आपने फार्मेकोपिया देखा था उसके अंदर आपको क्वालिटी, प्योरिटी, ये सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मुलेरिस जो है वो भी ऑफिशियल है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है? ओनली लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती है। फॉर्मुलेरिस के अंदर क्या है? ओनली लिस्ट ऑफ मेडिसिन है। जैसे कि लिस्ट ऑफ मेडिसिन जैसे किसी हॉस्पिटल के अंदर है,
हॉस्पिटल के अंदर किसी वार्ड के अंदर यूज़ होने वाली, किसी आईसीयू के अंदर यूज़ होने वाली, किसी दूसरी जगह पे यूज़ होने वाली ड्रग्स की जो लिस्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूलेरिस बोल रहे हैं। उसके अलावा जैसे कि किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंदर, किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंदर कोई दवाएं यूज हो रही है, या फिर जैसे प्रेस्क्रिप्शन वाली दवाइयां हैं या फिर ओवर द काउंटर है, उनकी जो लिस्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूलेरिस। तो फार्मेकोपिया के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि क्वालिटी स्टोरेज, ये सारी चीज़ों की क्या है वो ऑफिशियल रेफरेंस बुक थी। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूलेरिस के अंदर इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मूलेरिस के अंदर सीधा सीधा है कि ये दवाइयाँ इस जगह पे यूज़ होती है, इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ होती है, इस हॉस्पिटल के अंदर यूज होती है, तो इनको हम बोल रहे हैं फॉर्मूलेरिस। ठीक है, ये सारा जो है वो आज का इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बार बहुत ही आसान भाषा के अंदर बहुत ही जल्दी में 2 मिनट में इसका रिव्यू करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है फार्मेकोलॉजी। कहाँ से आया? पहला वर्ड था फार्माकोन, दूसरा था लोगोस। फार्माकोन का मतलब है ड्रग, लोगोस का मतलब है स्टडी या फिर नॉलेज ऑफ। उसके बाद में हमने पढ़ा कि फार्मेकोलॉजी को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो सीधा सा सिंपल सा डेफिनेशन है, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और एक लिविंग सिस्टम के बीच में, दोनों का बायोलॉजिकल नहीं, केमिकल मॉलिक्यूल और एक लिविंग सिस्टम के आपस का जो बीच का इंटरेक्शन वो क्या है? फार्मेकोलॉजी है। उसके बाद में आपने देखा कि डिवाइड किस प्रकार कर सकते हैं, 2 भागों में कर सकते हैं, फार्मेकोडायनेमिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स। डायनेमिक्स में ड्रग क्या कर रही है, काइनेटिक्स में बॉडी क्या कर रही है, बॉडी क्या कर रही है? एब्जॉर्प्शन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, मेटाबोलाइज कर रही है, एक्सक्रीट आउट कर सकती है। उसके बाद में आपने पढ़ा कि ड्रग क्या होती है। ड्रग क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो लिविंग सिस्टम के अंदर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स पैदा कर रहा है। ठीक है, फार्मेकोलॉजी क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि हम अच्छे से किसी भी मरीज़ का तरीके से मेडिसिनल पर्पज़ से दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, ड्रग्स का उपयोग कर सकते हैं। इलिसिट पर्पज़ के लिए किसी दवाई का उपयोग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा के अंदर नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक वैल्यू जो है वो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं? फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, कहाँ कहाँ से आ सकती है? प्लांट से लेते हैं। उसके बाद में आपने एनिमल्स से देखा। उसके बाद में आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मिनरल से, बायोटेक्नोलॉजी से या सिंथेसाइज करके किस प्रकार से आपने दवाइयों को एक्सट्रैक्ट किया। दवाइयाँ जो है वो आपको फार्मा कंपनियों से इस तरीके से सोर्सेज के द्वारा आई। उसके बाद में उनका नाम कैसे डिसाइड हुआ? 3 तरीके से नाम हुआ। पहला नाम केमिकल नेम, केमिकल कंपोजिशन के दौरान, केमिकल कंपोजिशन जो है वो उसके अंदर डिटेल के अंदर होगा। उसके बाद में नॉन प्रोप्राइटरी नेम या फिर जेनेरिक नेम, सस्ता होगा, सब जगह मिल जाएगा। उसके बाद में तीसरा नाम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम या फिर प्रोप्राइटरी नेम, महंगी दवा होगी, बहुत सारे ब्रांड नेम के अंदर ब्रांड नेम के द्वारा मिल सकती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांड नेम हो सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन आपको सेम मिलेगा। उसके बाद में जितनी सारी दवाइयाँ, इनका रेगुलेटरी बॉडीज़ या फिर ऑफिशियल रेफरेंस कहाँ मिलेगा? ड्रग कंपेडिया में मिलेगा। ड्रग कंपेडिया क्या है? ऑफिशियल रेफरेंस बुक है, जिसके अंदर पहले टाइप की बुक्स है फार्मेकोपिया। फार्मेकोपिया क्या है? ये किसी भी दवा की क्वालिटी और ये सारी चीज़ों के बारे में बताती है। बहुत सारे फार्मेकोपिया हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन, ब्रिटिश या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद में नेक्स्ट है फॉर्मूलेरिस, ये भी ऑफिशियल रेफरेंस बुक है, लेकिन इसमें ओनली लिस्ट ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर, गवर्नमेंट हेल्थ के अंदर यूज की जाने वाली दवाइयों की लिस्ट। तो ये था इंट्रोडक्शन का आज का पार्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे एक बार आप रिवाइज़ करोगे बहुत अच्छे से, शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लीजिए और एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। ठीक है, सभी को धन्यवाद।